Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 9th of May 2024. तो गाइज आज है तारीख 9 मई 2024 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है मेलघाट टाइगर रिजर्व को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, हाल ही में जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया बड़े बड़े ब्लैक होल्स के मर्जर को, यानी दो बड़े ब्लैक होल्स आपस में मिल रहे थे हमारे पृथ्वी से बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स की दूरी पर, तो उसको ऑब्जर्व किया गया। तो उस ऑब्जर्वेशन का इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए, क्या हिग्स बोसन पार्टिकल्स डिटेक्ट किए गए थे, या ऑप्शन नंबर बी ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट की गई थी, या ऑप्शन नंबर सी पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरगैलेक्टिक स्पेस ट्रैवल थ्रू वर्म होल वॉज कन्फर्म्ड, या ऑप्शन नंबर डी इट इनेबल द साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द सिंगुलैरिटी। तो बताना है इसका सही आंसर क्या है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है। वहां से भी अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। ये टॉपिक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। कई सारे लोग पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे कमेंट्स कर चुके हैं वीडियो के अंदर, मतलब नीचे कमेंट सेक्शन में, कि भाई ये जो टॉपिक है स्पेशली ये कोविशील्ड को लेकर ये क्या है, ज़रा इसके बारे में डिटेल से बताओ। चलिए आज हम जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों कोविशील्ड वैक्सीन का नाम आपने सुना होगा। कोविशील्ड वो वैक्सीन है जो भारत में 80% लोगों को दी गई है, और आज के समय पर एक बहुत बड़ा पैनिक सा क्रिएट हुआ है इस कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर, कि भाई इसको लेकर हार्ट फेलियर के चांसेस हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पर जो बातें हैं वो निकल कर आई हैं। पूरा ध्यान से सुनना है दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए। ऐसे कोई पैनिक नहीं होना है, ना ही यहाँ पर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देनी है। जो रिपोर्ट्स बता रही हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स बता रहे हैं, उसके हिसाब से मैं सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। जब पहले हम बात करेंगे कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में, तो आपको पता होगा साल 2020 कभी नहीं भूला जा सकता, वो साल जिस साल कोरोना वायरस पूरी तरह से दुनिया भर में फैला। और इस कोविड-19 आउटब्रेक के दौरान यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की एक कंपनी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ में कोलैबोरेशन करने के बाद एक वैक्सीन को डेवलप करती है। और इंडिया में ये जो वैक्सीन है इसको एस्ट्राजेनेका के थ्रू प्रोड्यूस किया गया। मतलब जो वैक्सीन, सिंपल सी बात है, जो एस्ट्राजेनेका ने प्रोड्यूस की थी उसको कोविशील्ड के नाम से ब्रांड करके इंडिया में दिया गया। लेकिन इंडिया में इसको किसने बनाया था? इसको इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की गई थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के थ्रू, जो पुणे में है, आपको पता होगा। लेकिन ये जो वैक्सीन इसको एग्जैक्ट तरीके से प्रोड्यूस एस्ट्राजेनेका ने ही किया था, ध्यान रखना है। बस खाली इसको कोविशील्ड ब्रांड के तौर पर इंडिया में दिया गया जगह जगह पर। अब दोस्तों हुआ क्या कि भाई काफ़ी सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो ये आ रही हैं कि इस कोविशील्ड वैक्सीन की वजह से, ये पहले भी बोला गया था। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ, जो भारत सरकार है इन्होंने ऑलरेडी जनवरी 2021 में एक फैक्ट शीट इशू की थी, और जिसमें यहाँ पर मेंशन किया था कि अगर कोई व्यक्ति स्पेशली एक प्रॉब्लम जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग का एक इशू होता है, या एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे आपके बॉडी में जो प्लेटलेट्स हैं वो कम हैं, प्लेटलेट काउंट्स कम हैं, तो उनको यहाँ पर थोड़ा सावधानी से रहना होगा इस वैक्सीन के प्रति। ये स्टेटमेंट ऑलरेडी यहाँ पर एक फैक्ट शीट के तौर पर आ चुका था। इंडिया ने वैक्सीन देनी शुरू कर दी थी, है ना। बहुत सारी वैक्सीन दी गई जैसे मैंने आपको बताया। फिर दोस्तों यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि अभी कुछ दिनों पहले यही जो कोविशील्ड नाम की वैक्सीन है, इसको बनाने वाली जो यहाँ पर कंपनी है एस्ट्राजेनेका, ये यूके के कोर्ट में ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ बिल्कुल इस वैक्सीन से प्रॉब्लम हो सकती है। इस वैक्सीन से यहाँ पर एक प्रॉब्लम जिसको बोला जा रहा है टीटीएस, ये हो सकता है। आपने देखा होगा हाल ही में काफ़ी चर्चा में था टीटीएस।
ये क्या है? यह है थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। ये वाली प्रॉब्लम इंसान को हो सकती है, ये बात यहाँ पर खुद एस्ट्राजेनेका ने मेंशन की है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ ऐड करनी होगी कि ये जो केसेस हो रहे हैं ये एक्सेप्शनली रेयर केसेस हैं, बहुत ही ज़्यादा रेयर केसेस। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों में ये केसेस नज़र आएंगे, बहुत रेयर केसेस नज़र आए हैं। और दूसरी बात ये भी नोट डाउन करने वाली है कि भाई किसी इंसान ने वैक्सीन ली है तो उसकी तबीयत खराब हुई है या डेथ हुई है, तो बेसिकली वैक्सीन लेने के कुछ समय बाद ही ये काम हो चुका है। कंपनी ये बोलती है, ऐसा नहीं है कि जिसने साल 2020 में वो वैक्सीन ली है और आज यहाँ पर उसको डरना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वैक्सीन लेने के तुरंत बाद ही यहाँ पर कुछ इस प्रकार की चीज़ें डेवलप हुई हैं बॉडी के अंदर में, ऐसे केसेस आए हैं, उन्हीं को लेकर यहाँ पर एस्ट्राजेनेका ने एक्सेप्टेंस दिया है और बोला है कि जो यहाँ पर ये थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक प्रकार की क्लॉटिंग देखने को मिलेगी। जो ब्लड है दोस्तों उसमें क्लॉट बन जाएगा और क्लॉटिंग होने की वजह से ब्लड का प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं हो पाएगा। और आपको पता है ब्लड का मेन काम है बॉडी के पार्ट्स में सभी जगह पर वो पूरी तरह से फ्लो होता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है। और मान लो कहीं पर भी अगर ब्लड सही से नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा? स्ट्रोक लग जाएगा, है ना। हार्ट के अंदर मान लो ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है सही से, बीच में क्लॉटिंग हो जाती है, तो बीच में क्लॉटिंग होने के बाद में सही से खून फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से हार्ट फेलियर होने के चांसेस हैं या ब्रेन के अंदर स्ट्रोक लगने के चांसेस हैं। तो ऐसा यहाँ पर हो जाता है इस क्लॉटिंग के दौरान, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसी क्लॉटिंग की कंडीशन हो सकती है या बन सकती है इस वैक्सीन की वजह से, ये बात कंपनी ने कबूली थी क्योंकि कुछ केसेस रिसेंटली निकल कर आए थे। और जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कंपनी का कहना यह है वो केसेस तभी नजर आएंगे जब वैक्सीन दी गई है, तुरंत बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ ये सिम्टम्स दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है आपने बहुत पहले ले रखा है तो आज यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी व्यक्ति को कोई पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात यहाँ पर इनकी साइड से मेंशन की जा रही है। पता है प्रॉब्लम किस बात की हुई है? अब एक डर तो लगता है यार, क्योंकि इतने सारे लोगों ने लिया है, 80% लोगों को यहाँ पर ये कोविशील्ड वैक्सीन दी गई है। और डेटा यहाँ पर यह बताता है कि भाई इतना ज़्यादा ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, दुनिया का एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे चलाया गया, इस वजह से यहाँ पर एक सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है। अब आपको पता होगा ये कोविशील्ड ही सबसे ज़्यादा दी गई थी उस समय पर लोगों को, क्योंकि यहाँ पर इसके कुछ फ़ायदे थे बाकी सारे वैक्सीन के कंपैरिजन में। इसको आप लंबे समय तक या 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते थे, है ना। ज़्यादा ठंडी, क्योंकि वैक्सीन को आपको ठंडी जगह पर रखना होता है, तो इसके लिए ज़्यादा ठंडी जगह की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, मतलब इतने बड़े लेवल पर रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो वो कुछ चीज़ें थी जो कि जिस बेसिस पर यहाँ पर इन वैक्सीन का सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया दोस्तों। आई होप आपको ये बात यहाँ पर अच्छे से समझ में आ रही है। अब बात यह है कि सर आज ये न्यूज़ में क्या आया हुआ है? न्यूज़ में ये आया हुआ है जिसकी वजह से एक बार और फिर बवाल हुआ। न्यूज़ में ये देखने को मिल रहा है कि जो एस्ट्राजेनेका है दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर दुनिया भर से जो कोविड वैक्सीन है इसको विड्रॉ करने के लिए यहाँ पर बोल दिया है, या विड्रॉ करने के लिए कहने वाले हैं। यानी दुनिया भर में जो ये वैक्सीन जहाँ भी बिक रही है इसको ये वापस से अपनी कंपनी में ले रहे हैं, वापस मंगा रहे हैं। कहोगे अब क्या है यार, ये तो स्टेटमेंट थोड़ा डराने वाला हो गया। अब कंपनी वापस से आती है, कंपनी कहती है देखो यहाँ पर ये डरने की बात नहीं है। हुआ ये कि एक कोइंसिडेंस हो चुका है। ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है कोर्ट के अंदर में दी गई थी बहुत पहले ही, 5 मार्च को ही ये एप्लीकेशन दे दी गई थी, बट इसको आज के समय पर यानी कि अब न्यूज़ में ये ज़्यादातर आ चुका है। एस्ट्राजेनेका पहले ही बोल चुका था कि भाई हमें जो ये कोविड की वैक्सीन है जो दुनिया भर में यहाँ पर डिमांड में है इसको वापस मंगाना है। रीज़न क्या है, क्यों मंगाना है? इनका कहना यहाँ पर यह है कि देखो जो कोविड-19 है, ये जो वायरस है, इसमें कई सारे म्यूटेशन होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, तो अपने आप में उसके बेसिस पर आपको एक अपडेटेड वैक्सीन चाहिए। और अभी के समय पर जो ये वैक्सीन अवेलेबल है ये भरपूर मात्रा में है, ठीक है, इसकी अवेलेबिलिटी सरप्लस में है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर जो वैक्सीन है इसको वापस से कंपनी मंगा रही है कि हमें वापस से दे दीजिए। बस हुआ क्या कि अभी जो हाल ही में ये केस आया था उसकी वजह से अभी के समय पर ये वाला जो पूरा मामला है ये कोइंसिडेंटली दोनों साथ में ही यहाँ पे मामले आ गए, जिस वजह से एक और पैनिक से यहाँ पर क्रिएट होता हुआ नजर आया। कई जगह पर आपने देखा होगा मीम बनने शुरू हो चुके हैं, है ना। और इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पर आपने देखा होगा कई सारी जगह पर यहाँ पर जो मीम है वो बनाए गए हैं। और यहीं पर एस्ट्राजेनेका बोलता है कि देखिए
जो ये वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की, उस वैक्सीन के माध्यम से लगभग 6.5 मिलियन लोगों की यहाँ पर जान भी बचाई गई है। काफ़ी लोगों को यहाँ पर एक जीवन मिल पाया है। तो ये जो केसेस हैं ना टीटीएस के, जैसे मैंने आपको बताया था वही ब्लड क्लॉटिंग वाला इशू, तो वो बहुत रेयर केसेस, एक्सेप्शनली रेयर केसेस हैं। तो इसका रिस्क नहीं है, उसको लेकर डरे नहीं, और किसी में अगर कुछ ऐसा दिखा है तो वैक्सीन देने के तुरंत बाद दिखाए। ठीक है, अब ये कितना श्योर है वो कंपनी जानती है, बट अगर किसी को प्रॉब्लम होती भी है, मतलब अभी भी अगर कुछ ऐसा लगता है, तो यहाँ पर तुरंत आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पर अब आपको जानकारी हो चुकी है इसके बारे में। ठीक है, और यूके के कोर्ट में कई सारी पिटीशंस भी डाली गई थी, आपको पता होगा, इन्हीं केसेस को लेकर कि यहाँ इस वैक्सीन की वजह से ये हो गया है या इसकी जान चली गई है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित आने वाले समय पर जो भी अपडेट्स आएंगे उसको मैं आपके सामने ला दूंगा, तो उसके लिए परेशान ना होइएगा। फिलहाल के लिए आगे आते हैं अपने एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पर। आज के अखबार में ये प्रेजेंट है, इसको आप जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के साथ में लिंक कर पाओगे, प्लस जो हमारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का टॉपिक है वहाँ से भी इसको लिंक किया जा सकता है। तो इंडिया जो दोस्तों है, ये एक नया रिसर्च स्टेशन तैयार करेगा एंटार्क्टिका के अंदर में, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। अब ये पूरी बात या ये जो स्टेशन बनाया जाएगा उसको लेकर सारा का सारा जो डिस्कशन होगा वो एक मीटिंग में होगा, और वो मीटिंग का नाम होने वाला है एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में ATCM के नाम से जान सकते हो। जल्दी ये मीटिंग होने वाली है और इस बार इंडिया इसको होस्ट करेगा। तो इस पूरे न्यूज़ आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें हैं पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। इंडिया यहाँ पर एक पूरा प्लान लेकर आया है, जहाँ पे हमने ये दिखाया है कि हम अपना एक नया रिसर्च स्टेशन बनाएंगे एंटार्क्टिका में। समझ रहे, एक आर्कटिक है एक एंटार्क्टिक है, तो एंटार्क्टिक वाले रीजन में एक नया रिसर्च स्टेशन बनाने की बात की गई है। और ये बात अभी पूरी तरह से रखी नहीं गई, अभी मीटिंग में रखी जाएगी। एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। ये 46वीं यानी 46th मीटिंग होगी, लगभग कह सकते हो कि 20 मई से 30 मई तक। और इस बार कोचिंग में ये मीटिंग होने वाली है। ठीक है, तो कोची में ये मीटिंग होगी, ध्यान रखिएगा, 20 से लेकर 30 मई के बीच में, जहाँ पर जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो इसमें एंगेज होंगी, जो भी इसका हिस्सा है ना, और वो यहाँ पर डिस्कशंस करेंगे हमारे एंटार्क्टिक वाले रीजन को लेकर। और इस साल ये जो मीटिंग है यहाँ पर बहुत सारी प्लानिंग की जाएगी। इसमें हमने ये भी बोला है कि हमारा जो रिसर्च स्टेशन है जो पुराना वाला है उसको हम रिकंस्ट्रक्ट भी करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें हैं काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। और अभी भी दोस्तों एंटार्क्टिक वाले रीजन में भारत के 2 रिसर्च स्टेशन आपको देखने को मिलते हैं, एक है मैत्री और दूसरा है भारती। ये 2 स्टेशन है। कहोगे स्टेशन एंटार्क्टिक में क्या कर रहे हैं? रिसर्चेस करते हैं, हमको बताते हैं भैया बर्फ़ किस लेवल पर पिघल रही है, पोल्यूशन कैसा हो रहा है, जिसका असर ग्लेशियर्स पर पड़ रहा है ना, आपको पता चलता रहता है। ऐसा बहुत सारा डेटा हमारे सामने आता रहता है, उनके पीछे इन रिसर्च स्टेशन का एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो एंटार्क्टिक वाले रीजन में भारत के 2 ऑलरेडी यहाँ पर ये रिसर्च स्टेशन प्रेजेंट हैं। और इससे पहले भी एक रिसर्च स्टेशन हुआ करता था जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। ध्यान रखिएगा 1983 में बनाया गया था, लेकिन बर्फ़ में पूरी तरह से ये कह सकते हो दब गया, जिसके वजह से इसको त्यागना पड़ा। फिर आज हमारे पास में केवल 2 स्टेशन ये हैं। तीसरा बनाने की तैयारी की जा रही है, जो अभी मीटिंग के अंदर में अनाउंस किया जाएगा कि हाँ इंडिया अपना नया रिसर्च स्टेशन लेकर आ रहा है। ये बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे जो मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग के अंदर में एक स्पेशल फोकस रखा जाएगा टूरिज्म से संबंधित भी। टूरिज्म, जहाँ पर आपको पता है एंटार्क्टिक वाला वो पोर्शन है जहाँ पे दुनिया भर के लोग घूमने जाते हैं, घूमना जाना पसंद करते हैं। आप में से भी कई सारे लोगों का मन होगा कि हाँ एंटार्क्टिका जाएं, घूम कर आएँ। और इसी बेसिस पर 2022-23 में अगर हम लोग देखें तो हज़ारों लोग दोस्तों यहाँ पर घूमने गए थे, वो विजिटर्स थे एंटार्क्टिका के अंदर में। कहोगे तो अच्छी बात है ना, टूरिज्म है, लोग जाएंगे वहाँ पर स्पेंड करेंगे, उसकी इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन होगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि एंटार्क्टिका का जो टूरिज़्म है दोस्तों वो प्रॉपर तरीके से रेगुलेटेड नहीं है। वहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी सेंसिटिव है ना, तो उसके हिसाब से टूरिज़्म के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। वो रेगुलेशन है ही नहीं, वो कंट्रोल है ही नहीं, जिसके बेसिस पर अगर आप देखोगे तो जो पैसेंजर्स दोस्तों, कई बार पैसेंजर्स के ऊपर बैन लगा दिया जाता है कि भाई एक जहाज़ केवल इतने पैसेंजर्स लेकर आएगा, क्योंकि वहाँ की एक लिमिटेशंस हैं। सेंसिटिव एनवायरनमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया, उनसे खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। तो वो टॉपिक को लेकर भी बातचीत होगी अभी मीटिंग के अंदर में, जब ये मीटिंग होने वाली है मई के महीने में, इसी महीने में। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये तो हमारा द हिंदू का न्यूज़ आर्टिकल हो गया, ये खबर हो गई अखबार की। लेकिन अब इस अखबार से हटके कुछ बैकग्राउंड चीज़ें भी तो पता होनी चाहिए। अगर एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो कहाँ से बनेगा? जो अब डेटा मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, वो क्वेश्चन वहाँ से बनेगा। ध्यान से सुनिएगा।
पहले यहाँ पर इस मीटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, ATCM ये एक एनुअल मीटिंग है जो हर साल यहाँ पर कंडक्ट की जाती है। और इस मीटिंग के अंदर में जो एंटार्क्टिक ट्रीटी के हिस्सा है, यानी एंटार्क्टिक ट्रीटी एक पर्टिकुलर अग्रीमेंट है जो कई सारे देशों ने साइन किया है, जो इसका हिस्सा है उनके बीच में मीटिंग होती है। ये ट्रीटी साइन की गई थी 1959 में, ठीक है, जिसका मेन मकसद था कि एंटार्क्टिक वाले रीजन को एकदम शांतिपूर्वक, है ना, उस पर काम किया जा सके, उसके एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के ऊपर फोकस किया जा सके, है ना, उसके अलावा साइंटिफिक कोऑपरेशन कर सके वो कंट्रीज़, ये मेन पर्पस था। और धीरे धीरे साल बीतते चले गए और ये जो ट्रीटी है इसको लगातार बहुत सारे देशों का सपोर्ट मिलता चला गया और आज दोस्तों 56 कंट्रीज़ यहाँ पर इसका हिस्सा हैं। इंडिया भी यहाँ पर एक कंसल्टेटिव पार्टी है, ध्यान रखिएगा, 1983 से ही। फिर साल 2022 में इंडिया ने एक एंटार्क्टिक एक्ट को बनाया जिसका मेन काम था कि भाई ये जो हमारा एंटार्क्टिक वाला पर्टिकुलर रीजन है इसको यहाँ पर सिक्योर करना। और फिर 1961 से लेकर 1994 के बीच में अगर हम देखें तो ये जो ATCM वाली एंटार्क्टिक वाले रीजन वाली मीटिंग है दोस्तों, ये हर 2 साल में एक बार हो रही थी, लेकिन 1994 से ये मीटिंग हर साल होने लगी, एनुअली हो रही है। और इस बार यानी 2024 में भी हो रही है, लेकिन इसको होस्ट इंडिया कर रहा है। और ये मीटिंग कहाँ पर हो रही है? कोची के अंदर में हो रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो मीटिंग होगी, जो भी डिस्कशंस होंगे, वो आगे अपडेट्स आएंगे आपके सामने, वो प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। अब सवाल यह है कि जो मीटिंग है इसमें इंडिया का जो एंगेजमेंट है वो किस लेवल पर है? तो दोस्तों इंडिया बस एक कंसल्टेटिव पार्टी है। यहाँ पे हम डिस्कशंस करेंगे, बातचीत करेंगे, सजेशन दे सकते हैं, ले सकते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ भाई, इस मामले पर यह डिसीजन बन रहा है, उस पर सहमति कैसी है, उस चीज़ में यहाँ पर इनका योगदान रहेगा, ठीक है। और एंटार्क्टिक रिसर्च स्टेशन के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। पहला हमारा दक्षिण गंगोत्री था, फिर 2 स्टेशंस और हैं, मैत्री और भारती। कब कब बनाए गए उनके ईयर्स आगे लिखे हुए हैं, ये फैक्चुअल डेटा है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे आते हैं। अब दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया ATCM के बारे में। ये एक मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग के अलावा दोस्तों एक और मीटिंग होगी जिसका नाम है CEP, दैट इज कमिटी फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। इस कमिटी को बनाया गया था, कह सकते हो, प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन टू द एंटार्क्टिक ट्रीटी के माध्यम से। ये जो पर्टिकुलर लॉ है इसके माध्यम से ये कमेटी बनाई गई। इस कमेटी का मेन काम होता है, ये जो एंटार्क्टिक वाली मीटिंग होगी ना, उसमें एडवाइस देना कि किस तरीके से एनवायरमेंट की सुरक्षा को लेकर काम करना चाहिए या किस तरीके से हम एंटार्क्टिक वाले रीजन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसको लेकर ये डिसीजंस या एडवाइस देने का काम करता है, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में मेंशन्ड है। GS पेपर नंबर 2 हेल्थ से आप इसको लिंक कर सकते हैं। क्वेश्चन बात करता है, सॉरी आर्टिकल बात करता है, व्हाई आर कैंसर्स के केसेस सोरिंग इन इंडिया। जो कैंसर के केसेस है दोस्तों वो इंडिया में इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं, उसको लेकर इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में एक्सप्लेन सेक्शन पर यह आर्टिकल पब्लिश किया गया है। और आपको पता है इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेनर पेज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं हमको। तो चलिए बात करते हैं। तो हुआ क्या है, इंडिया में स्पेशली यहाँ पर बच्चों के अंदर जो कैंसर के केसेस है दोस्तों वो बढ़ते हुए नजर आए। और ये केसेस इतनी तेजी से यहाँ पर इंक्रीज हो चुके हैं, आज के समय पर दुनिया में सबसे तेजी से इंडिया में बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से एक खबर छपी हुई है। तो पहले डेटा क्या बोलता है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो एक रिपोर्ट आई है अपोलो हॉस्पिटल की साइट से। उस रिपोर्ट के अंदर में बोला है इंडिया को एक लेबल दिया गया है एज द कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की कैंसर कैपिटल, मतलब दुनिया की जो कैंसर कैपिटल है वो टैग इंडिया को दे दिया गया है। और इस रिपोर्ट के अंदर यहाँ पर मेंशन किया गया है जो साल के अंदर कैंसर के केसेस आ रहे हैं दोस्तों वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और 2025 तक 1.57 मिलियन केसेस यहाँ पर आने लगेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। और इन कैंसर के केसेस में ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ये मोस्ट कॉमन कैंसर हैं जो वेमेन को अफेक्ट कर रहे हैं। और मेन को अफेक्ट करने वाले जो कॉमन कैंसर्स हैं उसमें लंग कैंसर है, माउथ कैंसर है एंड प्रोस्टेट कैंसर है। ये कैंसर सबसे कॉमनली फैलते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात यह है कि जो कैंसर के केसेस है वो इंडिया में बढ़ क्यों रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, ये आपके अवेयरनेस के लिए भी ज़रूरी है। सबसे पहला जो केस है दोस्तों वो है यहाँ पर कि भाई तेज़ी से अनहेल्दी डाइट्स की तरफ लोगों का बढ़ना। जो डाइट है हमारा, खान पान है, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। जो पहले हेल्दी फूड खाया करते थे वो आज के समय पर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के तौर पर बदल चुका है। और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो ये जंक फूड अगर आप खाते हो तो इससे दोस्तों बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी के अंदर में, ठीक है। फिर उसके बाद में एयर पोल्यूशन की बात हो रही है। एयर पोल्यूशन के एक्सपोजर में आना बार बार, क्लाइमेट चेंज का भी इम्पैक्ट पड़ रहा है।
जो सूर्य की किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से दोस्तों उसका एक्सपोजर इंक्रीज हो रहा है। ये कुछ मेन फैक्टर्स है, मेन कारण है जिसकी वजह से कैंसर के केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं, ये यहाँ पर बताया गया। अब सवाल यह है कि ये जो केसेस है दोस्तों वो किस तरीके से यंगर पीपल, नौजवान लोगों की जो संख्या है उनके ऊपर असर डाल रहे हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में जो लंग कैंसर की जो मीडियन एज है दोस्तों वो 59 है। कम उम्र में, अगर आप पूरे दुनिया में कंपैरिजन करोगे तो इंडिया में कम उम्र में ही ये कैंसर नजर आ रहा है 59 की एज में, जबकि यूएस में 70 की एज में कैंसर देखने को मिल रहा है लोगों में, यूके में 75 और चाइना में 68 की उम्र में यहाँ पर केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मिलियंस ऑफ जो नए केसेस हैं कैंसर के दोस्तों जो इंडिया में हर साल देखने को मिल रहे हैं, उसमें से आजकल बहुत ज़्यादा बच्चों में भी ये केसेस आ रहे हैं। 4% केसेस चिल्ड्रन के अंदर देखने को मिल रहे हैं। अब सवाल यह है कि हम फिर इन केसेस को डायग्नोस क्यों नहीं कर पा रहे? बच्चों के अंदर अगर कैंसर के केसेस है तो उनका पता क्यों नहीं लगा पा रहे? तो पता लगाने में काफ़ी मुश्किलें हैं दोस्तों आज के समय पर। क्यों? क्योंकि हमारे पास में वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। उस फैसिलिटी को बोलते हैं पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी। तो ये फैसिलिटी भी तो अवेलेबल होना चाहिए जिससे एक बच्चे में कैंसर का पता लगाया जा सके। तो इस फैसिलिटी का एक बहुत बड़ा शॉर्टेज है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो केवल 41% जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं उनके पास में ये डिपार्टमेंट्स हैं, अदरवाइज सभी हॉस्पिटल के पास में डिपार्टमेंट नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास में अगर आप देखोगे प्रॉब्लम ये भी है, प्रॉपर फंडिंग नहीं है, हेल्थ केयर को लेकर प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया गया है, जिसके चक्कर में काफ़ी फैमिलीज़ के ऊपर में इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब इसी आर्टिकल में बोला गया है कि हमें जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है तो हमें क्या करना चाहिए, व्हाट नीड्स टू बी डन। तो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि पहली चीज़ हमारे देश के अंदर में यहाँ पर जो एक सबसे बड़ा चैलेंज के तौर पर इसको हम देख रहे हैं दोस्तों, हमें ज़रूरत है इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ की। कुछ नीतियाँ आनी चाहिए जिससे हम थोड़ा फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करवा सकें, अपने हेल्थ केयर के ऊपर में एक बढ़िया पैसा खर्च कर सकें। ये करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन की गई। क्लियर? चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने देखा कि हमने इतने आर्टिकल डिस्कस किए, इन आर्टिकल में जो पीछे बैकग्राउंड डेटा है ये सभी डेटा दोस्तों आपको नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड करवाया जाता है। यानी एक ऐसा PDF आपको दिया जाता है जो प्रिंटेबल फॉर्म का होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, आप उनका प्रिंट आउट वगैरह भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, सबसे अच्छी बात दोस्तों यह है इस ग्रुप में आपका सारा कंटेंट सिक्योर हो जाता है, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, सारे PDFs आपके स्टोर रहते हैं, है ना, सीक्वेंस वाइज लगे रहते हैं, तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। भाई किसी भी तारीख का PDF उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं, स्टोरेज का कोई इशू नहीं है। ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है वो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए दोस्तों तब तक आप इतने अमाउंट में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। आप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हैं, हाँ मुझे किस तरीके से कहाँ पर फ़ायदा होगा, अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों प्लीज़ मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो यार, 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको प्लीज़ आप सभी लोग अचीव करवा सकते हैं। चलिए आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। ये टॉपिक हमारे GS पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इम्पॉर्टेंट है। एक प्लैनेट के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो बात यह है, एक स्टडी है जिसमें यहाँ पर यह पाया गया कि वाई वाटर वैनिश फ्रॉम वीनस, जो हमारा वीनस नाम का ग्रह है दोस्तों, वहाँ से पानी पूरी तरह से क्यों खत्म हुआ। यहाँ पर हाइड्रोजन की एक इंपॉर्टेंट रोल नजर आई है जिसको लेकर ये आर्टिकल प्रेजेंट किया गया है। तो न्यूज़ तो यहाँ पर सिंपल से ये थी कि जो US के, अमेरिका के जो साइंटिस्ट की टीम है दोस्तों, उन्होंने यहाँ पर कुछ कंप्यूटर के जो डेटा है उसके तहत ये देखने को मिला कि वीनस के ऊपर में जो वाटर का प्रेजेंस था, वाटर का एब्सेंस यहाँ पे नजर आया है। यानी जो वीनस हमारा प्लैनेट है वहाँ पर पानी है ही नहीं, और पानी जो नहीं है उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का कारण है हाइड्रोजन केमिस्ट्री। हाइड्रोजन का रोल इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में जिसके बेसिस पर यहाँ पर वाटर प्रेजेंट नहीं है। ये यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो प्लैनेट वीनस है वो न्यूज़ में बना हुआ है। मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज़ ध्यान रखिएगा वीनस के बारे में।
अब आपको पता है, अगर हम पूरा अपना सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम को देखें तो कई सारे प्लैनेट्स आपको नजर आएंगे। सन के बाद मरकरी है, मरकरी के बाद वीनस, यानी कि हमारे पूरे सौरमंडल में वीनस जो है दूसरा प्लैनेट आपको नजर आएगा। ऐसे यहाँ पर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून भी नजर आएंगे। या फिर कह सकते हो हमारे पृथ्वी का बिल्कुल पड़ोसी ग्रह है वीनस, ये भी आपने ध्यान में रखना है। मतलब ध्यान के रखना है, ये तो पता ही है, बेसिक सी बात है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें पूरे सौरमंडल में छठा सबसे बड़ा ग्रह है वीनस, और एक हॉटेस्ट प्लैनेट भी है, यानी बहुत ही ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल्स बताता हूँ। वीनस का अगर आप एटमॉस्फेयर देखोगे दोस्तों, तो वो एटमॉस्फेयर ऐसा है कि अपने अंदर बहुत सारी गर्मी को ट्रैप करता है। सूर्य की जो गर्मी आ रही है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास ये एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि बताया जा रहा है वो है 880 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। इसको सेल्सियस में देखेंगे तो 471 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वहाँ पर, 471। ये इतना टेम्परेचर है जिससे लेड को पिघलाया जा सकता है, जो इतना आसान नहीं है पिघलाना। तो वीनस और अर्थ अगर हम दोनों प्लैनेट्स को साथ में मिलाकर देखते हैं तो ये दोनों आपस में जुड़वा बोले जाते हैं, क्योंकि कई सारी समानता हैं दोस्तों दोनों में। समानताएं क्या हैं भाई? वीनस इतना गर्म है, नहीं वैसे नहीं, लेकिन फिर भी कई सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे साइज़ अगर आप देखोगे दोनों का, तो साइज़ काफ़ी सिमिलर है, वेट काफ़ी सिमिलर है, डेंसिटी है, ग्रेविटी है, उसमें कॉम्पोजिशन देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। तो यहाँ पर सिमिलैरिटी कई सारी चीज़ों के तौर पर देखने को मिल सकती है। हालांकि जो वीनस है दोस्तों वो पृथ्वी से थोड़ा सा छोटा भी है। ठीक है, यानी कि हमारे पृथ्वी का लगभग 80% के आसपास मास यहाँ पे नजर आएगा वीनस का। फिर बात आती है कॉम्पोजिशन के बारे में, वीनस पर क्या है, इसका एटमॉस्फेयर कैसा है। तो वीनस दोस्तों कोई गैस प्लैनेट नहीं है, ये एक रॉकी प्लैनेट है। यहाँ पे बहुत सारी चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी। वीनस के अंदरूनी हिस्से पर देखोगे तो बिल्कुल अंदर वो बना हुआ है एक सेंट्रल आयरन कोर से, प्लस रॉकी मेंटल से। जैसे हमारे पृथ्वी है ना, कोर, मेंटल, ये चीज़ें हैं पृथ्वी के अंदर बिल्कुल गहराई में, उसी प्रकार से इसका भी स्ट्रक्चर सेम है। अब वीनस का जो एटमॉस्फेयर है दोस्तों वो ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है। यहाँ पर 96% ही कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर नाइट्रोजन 3.5%, फिर थोड़े थोड़े अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, आर्गन एंड हीलियम, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हुई नजर आती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इस वाले सेंटेंस को प्लीज़ ध्यान रखिएगा। जो वीनस है दोस्तों, इसको अगर आप देखोगे पूरे सोलर सिस्टम में, ये कह सकते हो वीनस और साथ ही साथ मरकरी इकलौते, ये दो प्लैनेट, इकलौते भी बोल रहा हूँ, दो प्लैनेट बोल रहा हूँ, तो ये दो प्लैनेट ऐसे हैं दोस्तों जिनके पास में अपना कोई चंद्रमा नहीं है, मून नहीं है। जैसे पृथ्वी के पास चंद्रमा है, जुपिटर के पास में ढेर सारे चंद्रमा है, सैटर्न के पास में और भी ज़्यादा चंद्रमा है, वैसे यहाँ पर वीनस के पास में कोई भी चंद्रमा नहीं है। और ऐसे दो प्लैनेट्स हैं हमारे पास में, एक तो मरकरी है और दूसरा यहाँ पर वीनस। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों? अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा इसके रोटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अब मान लो जैसे कि यहाँ पर जो पृथ्वी है वो अपने जो ऑर्बिट है उस पर रोटेट कर रही है, अपने एक्सिस पर जो रोटेट करती है, तो एक चक्कर यानी कि 24 घंटे में वो एक चक्कर घूम जाती है ऐसे, यानी 24 घंटे पूरे हो गए। लेकिन दोस्तों जब वीनस की बात करते हैं तो वीनस को 243 डेज लगते हैं टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, अपने ही एक्सिस पर। यानी यहाँ पे पृथ्वी का 24 घंटा और वहाँ का 243 अर्थ डेज, 243 दिन लगते हैं उसको अपने एक्सिस पर रोटेट करने में। बहुत ही ज़्यादा स्लो है ये। ठीक है, और जैसे यहाँ पर आपको पता होगा सूर्य का चक्कर भी मारती है पृथ्वी, तो सूर्य का चक्कर मारती है पूरे 365 दिन में, यानी एक साल में। उसी प्रकार से जो ये वीनस है दोस्तों, वो सूर्य का चक्कर मारता है 225 दिनों में। कहोगे ये क्या चल रहा है फंडा? ये फंडा दोस्तों ये है कि आप इसको इस तरीके से देख सकते हो कि वीनस के ऊपर में जो एक दिन है वो एक साल से ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर 243 डेज लग रहे हैं उसको रोटेट करने में अपने एक्सिस पर, जबकि सन के चक्कर लगा रहा है तो केवल 225 दिनों में सूर्य का चक्कर लगा दे रहा है। तो इस बेसिस पर ये कुछ फैक्चुअल डेटा है, मतलब दे दिया जाएगा स्टेटमेंट में। कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपने बताना है सिंपल सा कि हाँ भाई मैंने पढ़ा हुआ है, सही आंसर दे सकता हूँ। प्लस जो ये वीनस है दोस्तों, ये हाईली विजिबल है फ्रॉम दी अर्थ। पृथ्वी से हम इसको देख सकते हैं क्योंकि यहाँ के क्लाउड्स काफ़ी रिफ्लेक्टिव हैं जो कि नज़र आते हैं, है ना। अगर हम स्काई में देखें तो जो वीनस है दोस्तों, ये काफ़ी कह सकते हो कि ब्राइट कलर का या ब्राइटेस्ट सी यहाँ पर इसकी एक लाइट देखने को मिलती है, जिसके थ्रू यहाँ पर इसको हम ऑब्जर्व कर पाते हैं।
ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ अगला आर्टिकल भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बात हो रही है यहाँ पर दोस्तों ब्लैक सी के बारे में। कल मैंने बोला था आपसे मैप में देखना है ब्लैक सी को, अब आज मैं आपको खुद बताता हूँ ब्लैक सी कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, मैप में किस तरीके से किसी समुद्र को देखा जाता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों ब्लैक सी में थोड़ा बॉम्बार्डिंग वगैरह चला है ना, तो जिसके चक्कर में ये न्यूज़ बना हुआ है पूरा। रशिया ने अपने बड़े बड़े जहाज़ को पीछे खींच लिया, थोड़ी बॉम्बार्डिंग इशू वगैरह देखने को मिला यहाँ पर, है ना, एक्सप्लोजन नज़र आया, जिस बेसिस पर यहाँ पे ब्लैक सी अचानक से चर्चा में आया। अब ब्लैक सी को अगर हम एग्जैक्ट तरीके से पहले लोकेशन देखें, यानी एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव उसकी बात करें, तो एक बड़ा सा मैप है, ये यूक्रेन है, बराबर में आपको रशिया नज़र आएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको ये ब्लैक सी नज़र आएगा। ब्लैक सी के आसपास कई सारे कंट्रीज़ हैं जो इसके साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करती हैं। अब उन कंट्रीज़ को अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो जैसे यहाँ पर आ जाता है टर्की, रशिया, जॉर्जिया, उसके अलावा यहाँ पर आता है यूक्रेन, देन आता है रोमानिया, देन आता है बल्गेरिया। तो दोस्तों यहाँ पर ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो इसके साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करती हैं ब्लैक सी के साथ में। तो ब्लैक सी एक लार्ज इनलैंड सी आपको देखने को मिलेगा बीचों बीच में कई सारे देशों के, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है ब्लैक सी के आसपास बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। तो बॉर्डर अगर आप देखोगे, नॉर्थ में है यूक्रेन, नॉर्थ ईस्ट में है रशिया, ईस्ट में है जॉर्जिया, साउथ में है टर्की, देन वेस्ट में है बल्गेरिया एंड रोमानिया। ये बॉर्डरिंग कंट्रीज़ ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन ये है, इन देशों में से कौन सा एक ऐसा देश है जिसकी सबसे लंबी बाउंड्री टच करती है इस समुद्र से, तो वो है रशिया। रशिया का सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है इस समुद्र पर, लगभग 2300 किलोमीटर्स का। उसके अलावा टर्की दूसरे नंबर पर है, यूक्रेन तीसरे नंबर पर है, ठीक है। प्लस ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर ब्लैक सी है ये कई सारे समुद्र से जुड़ा हुआ है। जैसे नीचे आपको ये एजेंसी नज़र आ रहा होगा, इस एजेंसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ से एक रास्ता जा रहा है। ये जो स्ट्रेट है ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है, स्ट्रेट जो कि दो बड़े समुद्र के हिस्सों को जोड़ने में मदद करे। तो ब्लैक सी से निकलोगे, बॉस्फोरस स्ट्रेट से गुजरते हुए यहाँ पर सी ऑफ मरमरा आएगा, देन यहाँ से निकलकर आप सीधा एजेंसी में आ जाओगे। तो बीच में कई सारे समुद्र हैं, बीच में सी ऑफ मरमरा भी आपको देखने को मिल जाता है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। सी ऑफ मरमरा के आगे एक और स्ट्रेट है जिसको बोलते हैं यहाँ पे हम डार्डनेस स्ट्रेट, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दी गई है कि जो ब्लैक सी है वो एजेंसी से जुड़ता तो है, ये एजेंसी नीचे है उससे जुड़ता तो है, लेकिन बीच में कई सारे स्ट्रेट हैं, बॉस्फोरस स्ट्रेट है, सी ऑफ मरमरा है, देन डार्डनेस स्ट्रेट है, वहाँ से ये गुजरता है। उसके अलावा इसी ब्लैक सी के ऊपर एक छोटा सा समुद्र और है जो कि सी ऑफ एजोव है, और सी ऑफ एजोव तक पहुंचने के लिए अगेन एक पतली सी गली से निकलना पड़ेगा। वो जो पतली सी गली है वो है कर्च स्ट्रेट। ये आपको क्लियर रहना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी बने ध्यान रखना है। फिर बात आती है आइलैंड्स की दोस्तों। तो ये जो आपको ब्लैक सी नज़र आ रहा है ना, इसमें कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स भी आपको नज़र आते हैं। जैसे स्नेक आइलैंड का नाम आपने सुना होगा, काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ था। देन गिरुसन आइलैंड हो गया, ये टर्की का है। स्नेक आइलैंड यूक्रेन का है। देन सेंट आइवान आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, ये बल्गेरिया का है। तो ये अलग अलग कंट्रीज़ के अपने अपने आइलैंड्स यहाँ पे नज़र आते हैं। चलिए आते हैं एक और आर्टिकल पर। जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बात हो रही है इंडिया का जो VIX है दोस्तों, ये अभी 16.5 से जंप कर चुका है, ऊपर आ चुका है। यानी हमारा जो स्टॉक मार्केट है, हम लोग स्टॉक मार्केट की बात करते हैं ना, जो पूरा का पूरा हमारा ये स्टॉक मार्केट का बाजार है, इसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो हाल ही में ये जो इंडिया का VIX है ये बढ़ गया। अब ये VIX क्या होता है ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये VIX दोस्तों एक प्रकार का इंडेक्स होता है। ये वो इंडेक्स होता है जो कि हमको ये बताता है या सर्व करता है, ये दिखाता है कि जो ये मार्केट है, मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है उसका एक्सपेक्टेशंस क्या होंगे। वॉलेटिलिटी समझ रहे हो, मार्केट में कितना उतार चढ़ाव होगा, कितना रिस्क होगा, कितनी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें यहाँ पर नज़र आने वाली हैं। तो आने वाले समय पर इसको फियर इंडेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहीं पर डर रहता है भैया बहुत तेज़ी से चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, बहुत तेज़ यहाँ पर बदल रहे हैं सिचुएशन मार्केट के अंदर में, है ना। तो ये जो वॉलेटिलिटी है ये दर्शाता है कि आपके स्टॉक के प्राइसेस जो हैं वो कितनी तेज़ी से यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, कितने मैग्नीट्यूड से चेंज हो रहे हैं। भाई बड़ा झटका लगा है या बड़ी तेज़ी से जंप हुआ है ऊपर या बड़ी तेज़ी से डाउन हुआ है नीचे, वो सारी चीज़ें इस इंडेक्स में रिकॉर्ड की जाती हैं, ठीक है। तो ये इंडेक्स आपको मार्केट के अंदर में क्या सिनेरियो है उसकी थोड़ी जानकारी दे देता है।
भाई आने वाले 30 दिनों में क्या कुछ होने वाला है, मार्केट की वॉलेटिलिटी की सिचुएशन क्या होगी, उस चीज़ को यहाँ पर दर्शा देता है ये इंडेक्स। अब सपोज मान लो यहाँ पर इस VIX इंडेक्स में एक स्पाइक आ चुका है, बड़े तेजी से ग्रो कर रहा है, इसका मतलब मार्केट के अंदर में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, रिस्क ज़्यादा हाई होगा। भाई हमें कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, चेंजेस बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, आने वाले चेंजेस बहुत तेज़ी से होने वाला है फ्यूचर में। तो वो चीज़ दर्शाता है ये इंडेक्स। कहोगे बढ़िया इंडेक्स है। अब इस इंडेक्स को दोस्तों सबसे पहली बार लाया गया था शिकागो बोर्ड्स ऑप्शन एक्सचेंज के थ्रू, और 1993 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया ऑन द प्राइसेस ऑफ S&P 500 इंडेक्स। तब से दोस्तों दुनिया भर में कह सकते हो, दुनिया भर की कंट्रीज़ यहाँ पे इसका एक इम्पॉर्टेंस समझती हैं। और इंडिया का जो इंडिया वाला इंडेक्स है VIX नाम का, इसको लॉन्च किया गया था बिल्कुल इसी पर्पस से, हमने लॉन्च किया साल 2010 में। यहाँ पर भी हमारा मेन मकसद है कि हम इंडियन मार्केट्स को ट्रैक कर सकें। और इंडिया का जो दोस्तों ये VIX को कैलकुलेट कौन करता है, क्योंकि इंडेक्स से भैया सब कुछ कैलकुलेशन निकालना होगा, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो आप बताओगे, तो किसी चीज़ों पर किसी डेटा पे तो बताओगे, तो वो सारा कैलकुलेशन यहाँ पर करता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और इंडिया का जो VIX है दोस्तों, यहाँ पर इसका एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है निफ्टी के साथ में। इसका मतलब क्या है कि जब जब इंडिया का VIX फॉल गिरेगा, मतलब VIX इंडेक्स जो है ये घटेगा गिरेगा, तो इसमें क्या होगा, जो निफ्टी है दोस्तों उसके साथ में कुछ उल्टा होगा। तो इन दोनों का एक नेगेटिव रिलेशन यहाँ पे नज़र आता है, ऐसा कुछ बताया गया। चलिए आगे आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पर। वैसे कल मैंने आपको पढ़ाया था केमिकल वेपन कन्वेंशन के बारे में, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन के बारे में, याद होगा। मैं आज वो कन्वेंशन नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाने को चाहूँ तो पढ़ा दूँ, बट वो मैंने कल ही आपको पढ़ाया। प्लीज़ कल वाला वीडियो ओपन करें, उसको देखें, पढ़ें। मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक केमिकल के बारे में, और कल मैंने उसका नाम भी लिया था वीडियो में, याद होगा। दोस्तों हुआ ये कि अभी हाल ही में रशिया और यूक्रेन दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमारे ऊपर केमिकल अटैक किया गया है, केमिकल वेपन से अटैक किया गया है। केमिकल वेपन्स वो हैं जिसके ऊपर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। इसको लेकर प्रॉपर अग्रीमेंट्स है, जहां पर दुनिया भर की कंट्रीज़ ने मेन फोकस यही है कि भाई इसका यूज़ हम कभी नहीं करेंगे, इसको ना ही कभी प्रोड्यूस करेंगे, ना ही कभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ना ही कभी बेचेंगे। तो इसी दौरान यहाँ पर ये कंट्रीज़ एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि भैया यहाँ पर इस केमिकल वेपन में एक क्लोरोपिक्रिन नाम का केमिकल यूज़ किया गया है। अमेरिका रशिया पर इल्ज़ाम लगाता है कि रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ क्लोरोपिक्रिन का इस्तेमाल किया है, जिस बेसिस पर ये जो क्लोरोपिक्रिन है दोस्तों ये चर्चाओं में आ चुका है। क्या है क्लोरोपिक्रिन, आओ मैं आपको बताता हूँ। ये एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड है जिसको हम नाइट्रोक्लोरोफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। इसका यूज़ किया जाता है युद्ध के अंदर में। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो पेस्टिसाइड्स होती हैं, कीटनाशक, कीटाणुओं को मारने की जो दवा है, उसमें भी यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। अब ये क्लोरोपिक्रिन दिखने में कैसा है, अगर हम देखने की बात करेंगे तो एक कलरलेस से लेकर येलो ऑयली लिक्विड यहाँ पर ये नज़र आता है। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है फंजीसाइड के तौर पर, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, कीड़े वगैरह मारने के लिए, एंटी माइक्रोबियल के तौर पर, है ना। इस बेसिस पर यहाँ पर इसका यूज़ होता है। प्लस इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो बिल्कुल टीयर गैस की तरह है ना। मतलब जैसे होता है ना आंसू गैस छोड़ी जाती है, उस प्रकार का यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। ये जो गैस है ये कोई इंसान यहाँ पर इनहेल भी कर सकता है, फिर बॉडी में जा सकती है, स्किन इसको एब्जॉर्ब कर सकती है ना। तो ये जो गैस है काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस है, और ये जो पॉइजनस गैस है इसका सबसे पहली बार इस्तेमाल हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। दोनों तरफ जो पावर्स थी, एक तरफ एलाइड पावर्स थी, दूसरी तरफ सेंट्रल पावर्स, दोनों के साइड से दोस्तों यहाँ पर ये पॉइजन गैस का इस्तेमाल किया गया था। सवाल यह है इस क्लोरोपिक्रिन की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, बनाया कैसे जाता है। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है एक केमिकल रिएक्शन के बेसिस पर, जहाँ पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, जिसको यहाँ पर आप यूज़ करोगे। उसके अलावा हाइपोक्लोराइड के साथ में यहाँ पर दूसरी चीज़ है वो है नाइट्रोमीथेन। ये भी एक कॉमन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट ही है। तो इन दोनों चीज़ों का यूज़ होता है, ध्यान रखिएगा। इन दोनों को क्या किया जाता है, कंबाइन किया जाता है। कैसे, क्लोरोफॉर्म से, ठीक है। तो इन दोनों को यहाँ पे हम इसको बना सकते हैं, क्लोरोफॉर्म को कंबाइन करके नाइट्रिक एसिड के साथ में, जिसके बेसिस पर ये हमको मिलेगा। तो ये क्लोरोपिक्रिन की बात हो गई। क्वेश्चन आपसे बन सकता है भाई हाल ही में क्लोरोपिक्रिन न्यूज़ में था, ये क्या है। तो एक प्रकार का केमिकल वेपन में इसका इस्तेमाल हो सकता है, ये आपने ध्यान में रखना है। इसका इम्पैक्ट हेल्थ पर क्या हो सकता है, हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। इससे एक इरिटेशन हो सकती है, प्लस
जैसे आंसू गैस काम करता है उस तरीके से ये वर्क कर सकता है ह्यूमंस के ऊपर में। कई बार ये हाईली टॉक्सिक हो सकता है, एक इंसान को उल्टियाँ वगैरह हो सकती हैं इस पर्टिकुलर गैस के कांटेक्ट में आने से, ये भी यहाँ पर समझाने को दिया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा अगेन इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी से आप वापस इसको लिंक कर पाओगे। क्या बात हो रही है, इंडिया टू स्ट्रेटेजिकली प्लेस हंटर किलर प्रीडेटर ड्रोन्स फ्रॉम यूएस एंड यूपी तमिलनाडु। इंडिया जो है आपको पता है भारत रशिया से हो गया, फ्रांस से हो गया, अमेरिका से भी हो गया, बहुत सारे हथियार हम परचेज करते हैं। तो अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसी हंटर किलर प्रीडेटर ड्रोन, अमेरिका के जो प्रीडेटर ड्रोन है दोस्तों, उनको ले रहे हैं यूपी और तमिलनाडु के अंदर में यहाँ पर रखने के लिए। तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया। तो भारत यहाँ पर इन हंटर किलर प्रीडेटर ड्रोन्स को यूएस से लाकर यूपी और तमिलनाडु में प्लेस करने वाला है। इसको लेकर ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल है वो यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। लगभग 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स, जिसमें से 15 होंगे इंडियन नेवी के लिए, 8 होंगे हमारे इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए। और ये ड्रोन को खरीदने के लिए $4 बिलियन का खर्च लग रहा है। इसकी पहली डिलीवरी होने वाली है 2026 के अंत में। तो ये डील्स ऑलरेडी अमेरिका के साइड में की जा चुकी है इस MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स को लेकर। अब ये ड्रोन्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, इनकी फीचर्स क्या हैं, ये जानना भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो अमेरिका से परचेज करके अब यहाँ पर इसको हम लाएंगे, अपने यहाँ पर प्लेस करेंगे। डील ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये ड्रोन्स क्या होते हैं आपको पता है भाई, ऊपर उड़ रहे हैं। वैसे आजकल ड्रोन आपने देखे होंगे शादी वगैरह में कैमरा के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। स्टार्टिंग में उसी पर्पज़ के लिए लेकर आया गया, बाद में इससे हम किस तरीके से डिफेंस आइटम्स में यूज़ कर सकते हैं, बॉम्बार्डिंग कर सकते हैं। ये पता होगा, हमने एक ड्रोन बनाया हुआ है, कल मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा। एक क्वेश्चन है आप लोगों से, इंडिया का पहला खुद का बॉम्बर ड्रोन का नाम ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, कल आपने पढ़ा हुआ है। तो दोस्तों ये जो वो MQ-9B रीपर ड्रोन है, इसको अगर आप देखोगे इसका फोटो तो वो इस प्रकार से नज़र आता है। बहुत ही हैवी साइज़ का, बड़े साइज़ का ड्रोन है। ऊंचाइयों में उड़ सकता है, कई घंटों तक उड़ सकता है। लॉन्ग एंड्योरेंस पावर है इसकी। इसको आप रिमोट से अपने कंट्रोल कर सकते हो, खुद से भी उड़ सकता है। ऑटोमेटिक ऑप्शंस भी इसमें प्रेजेंट हैं। और जो ये MQ-9B रीपर ड्रोन आपको देखने को मिलेगा, इसको डेवलप किया गया है जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम के थ्रू। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूएस की इंपॉर्टेंट बॉडी है। और अमेरिका यहाँ पर इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है निगरानी रखने के लिए, एयर स्ट्राइक्स करने के लिए, ऊपर से अटैक भी कर सकता है। और इस ड्रोन के भी 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक है स्काई गार्जियन और दूसरा है सी गार्जियन। ठीक है, तो इसमें से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम अभी परचेज कर रहे हैं अपने इंडियन आर्मी, नेवी सभी के लिए। फीचर्स की बात करेंगे दोस्तों तो इस ड्रोन में बहुत ताकत है। लगभग 5670 किलोग्राम के वजन को ये कैरी कर सकता है। और फ्यूल कैपेसिटी है इसकी 2721 किलोग्राम। प्लस ऑपरेशन की बात करेंगे तो 40,000 की फीट की ऊंचाई पर भी ऑपरेट कर सकता है। इसकी जो टोटल स्पीड है वो है 442 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। प्लस साथ ही साथ में यहाँ पर बताया जा रहा है, एक तो ग्राउंड के करीब भी उड़ सकता है और दूर से बहुत दूरी पर भी उड़ सकता है। इसकी जो मैक्सिमम एंड्योरेंस है, यानी कितनी देर तक उड़ पाएगा, तो वो कैपेबिलिटी है 40 घंटे की। 40 आवर्स तक लगातार ये उड़ सकता है। और प्लस वहाँ पे उस एरिया की निगरानी रख सकता है। इसमें कुछ मिसाइल्स भी यूज़ कर सकते हो कि कहीं पर कुछ आपको गड़बड़ी दिख रही है, आप सीधा ऊपर से एयर स्ट्राइक भी कर पाओगे और दुश्मन के टारगेट्स को ख़त्म कर पाओगे। सटीक तरीके से अपने जगह पर, अपने टारगेट पर यह मिसाइल हिट करता है। प्लस ये ड्रोन दोस्तों आपके 4 हेलफायर मिसाइल्स को कैरी कर सकते हैं, प्लस 450 किलोग्राम बॉम्ब्स को कैरी कर सकते हैं। तो ये जो फीचर हैं, ये फीचर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको नजर आएंगे। और इन फीचर के बेसिस पर अगर हम देखें, ये जो ड्रोन है इसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाया भी जा सकता है अलग अलग जगह पर इसका रोल को इस्तेमाल करके। जैसे समुद्र की निगरानी कर सकते हैं, दुश्मन की सबमरीन के खिलाफ यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके यूजेस कई सारे बढ़ जाएंगे। ऑटोमेटिक टेक ऑफ कर सकता है, ऑटोमेटिक लैंड भी कर सकता है। ये कैपेबिलिटी है इस ड्रोन की। सबसे अच्छा फ़ायदा ये देगा कि भाई ये जो ड्रोन है सीधा सीधा हमारी जो जॉइंट फोर्सेस हैं उनको ये ताकत देगा कि भाई हाँ, उनको एक सपोर्ट मिले, चाहे दिन हो चाहे रात हो, उस बेसिस पर यहाँ पर उनको प्रॉपर तरीके से अवेयर करता हुआ चलेगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन में। और आज के न्यूज़पेपर में स्पेशली इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में एक रेलिवेंट एडिटोरियल है जिसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ठीक है, इस आर्टिकल को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। द हिंदू में जो एडिटोरियल आर प्रेजेंट है वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड प्रेजेंट है, तो वहाँ पे अगर आप ज़्यादा फोकस नहीं भी करोगे चलेगा, बढ़िया चलेगा, छोड़ दो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर ये आर्टिकल नहीं छोड़ सकते। तो बात हो रही है दोस्तों लक्षद्वीप के कोरल रीफ्स के बारे में। लक्षद्वीप आइलैंड में जो कोरल रीफ्स हैं, इस तरीके समुद्र के अंदर में रंग बिरंगी आपने कोरल रीफ्स देखे होंगे। ये कहीं ना कहीं आज के समय पर कोरल ब्लीचिंग से गुजर रहे हैं, कोरल रीफ्स खत्म होते चले जा रहे हैं, जो इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है। और अगर ये सारे कोरल जो रीफ्स हैं ये सभी यहाँ पर कोरल ब्लीचिंग के शिकार बन जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, लक्षद्वीप के लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा। कैसे आओ जानते हैं, लेकिन इस सिचुएशन को डिटेल से डिस्कस करने से पहले हम हर बार जो फैक्ट्स डिस्कस करते हैं, बेसिक्स डिस्कस करते हैं, वो कवर करेंगे। कोरल क्या है, कोरल रीफ्स क्या है, पहले ये जान लेते हैं। तो दोस्तों ये जो कोरल्स हैं ये छोटे साइज़ की लगभग 0.25 से लेकर 12 इंचेस के आसपास अगर आप देखोगे तो ये कोरल्स होती हैं। साइज़ काफ़ी छोटा होता है, सॉफ्ट बॉडी होती है, कोई रीढ़ की हड्डी वगैरह होती नहीं है इनके अंदर में। ये सिनेडेरिया फैमिली को बिलोंग करती हैं, इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। और जो ये हर एक इंडिविजुअल कोरल एनिमल है, ये जो कोरल रीफ है, ये जो प्रेजेंट है, जो जीव प्रेजेंट है पानी के अंदर में, इसको पोलिप के नाम से जानते हैं। यानी अगर सिंगल है तो उसको पोलिप बोला जाएगा, वैसे ग्रुप में रहते हैं। और ऐसे हज़ारों सौ ग्रुप्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। और जब ये पोलिप इतनी सारी इकट्ठी हो जाती हैं मिलकर ये कॉलोनी बनाती हैं, समझ गए। और ध्यान रखिएगा ये जो कोरल्स हैं, जो रंग बिरंगी कोरल्स आपको समुद्र में देखने को मिलते हैं, ये जीवित अगर हैं तो केवल और केवल एक एल्गाई की वजह से, एक काई होती है उसकी वजह से ये जीवित हैं। तो ये जो कोरल पोलिप्स हैं दोस्तों, इनका एक बहुत बड़ा कनेक्शन होता है एल्गाई से, जिस एल्गाई का नाम है जूज़ैंथेलाई। ठीक है, जूज़ैंथेलाई एल्गाई दोस्तों इस कोरल को ताकत देती है और ये कोरल उसको सपोर्ट देता है। तो दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, दोनों एक दूसरे के टिश्यूज के सपोर्ट में रहते हैं। तो ये कोरल्स और एल्गाई, इन दोनों का एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप लंबे समय से है, नेचुरल रिलेशनशिप है। समझ गए, ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। तो जूज़ैंथेलाई के बारे में ये मैंने आपको बता दिया कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो कोरल होते हैं ये जूज़ैंथेलाई को सपोर्ट करता है और जूज़ैंथेलाई कोरल को ताकत देता है, जिस चक्कर में कोरल बहुत खूबसूरत रंग बिरंगी सा आपको नजर आएगा। जो भी कोरल को इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे वो इसी काई से वो कंज्यूम कर लेगा। अब दोस्तों कोरल्स के भी अपने कई प्रकार होते हैं, एक होता है हार्ड कोरल, एक होता है सॉफ्ट कोरल। अब नाम से पता चल रहा है हार्ड कोरल को हम बोलते हैं यहाँ पर हर्मेटाइपिक या रीफ बिल्डिंग। ठीक है, जो सॉफ्ट कोरल से दोस्तों अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा नरम, नाम से पता चल रहा है। इसमें अगर आप देखोगे तो इनका जो स्केलेटन वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा कम आपको देखने को मिलेगा। जो सॉफ्ट कोरल्स हैं, है ना, इनका स्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, इनके नाम से यहाँ पर इसको देखने को मिल जाते हैं। प्लस एक लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर आपको ये देखने को मिल जाते हैं प्लानट पर। अब इंडिया में कई सारी जगह पर कोरल रीफ्स है। कोरल रीफ्स मतलब ऐसी जगह समुद्र के आसपास की जहाँ पे समुद्र के नीचे बहुत ज़्यादा ये कोरल्स प्रेजेंट हो। तो इंडिया में कोरल रीफ्स कहाँ कहाँ पर है, कई सारी जगह पर हैं दोस्तों, जैसे गोवा कोस्ट, केरला कोस्ट, पाक बे, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ये वो जगह हैं जहाँ पर कोरल रीफ्स प्रेजेंट रहती हैं आज के समय पर। कहोगे बड़ी देर से हम कोरल कर रहे हैं, आखिरकार इसका उपयोग क्या है, कोरल्स का इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस अगर आप देखते हो दोस्तों तो कोरल्स जो हैं ये डायरेक्टली हमारे समुद्र को एक बहुत बड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। मछली हो गई, टर्टल्स हो गए, लॉबस्टर्स हो गए, वो इनको खाने का भी काम करते हैं, तो उनके लिए भी ज़रूरी है। तो पूरी की पूरी जो मैरीन बायोडाइवर्सिटी है उसको सपोर्ट करने के लिए कोरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल द ग्रेट बैरियर रीफ, सबसे बड़ा कोरल रीफ है, ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा रीफ। यहाँ पर 400 कोरल स्पीशीज़ पाई जाती हैं, 1500 मछलियों की प्रजातियाँ, 4000 मोलस्क स्पीशीज़। दुनिया के जो 7 सी टर्टल्स है वो भी यहाँ पर देखने को, उसमें से 6 यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ का मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ पर कोरल्स की संख्या ज़्यादा है, इस चक्कर में कुछ और एनिमल्स की स्पीशीज़ भी यहाँ पर प्रेजेंट है, क्योंकि ये सब इसके आसपास ही घूमते हैं, खूबसूरत से नज़र आते हैं रंग बिरंगी से। फिर बात आती है इकोनॉमिक वैल्यू की। तो जो कोरल स्ट्रक्चर है दोस्तों ये डायरेक्टली एक इकोनॉमिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, ये डायरेक्टली इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, लगभग हर साल $375 बिलियन तक के अमाउंट की। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे कोस्टल प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है।
भाई यहाँ पर मान लो एक तट वाला रीजन है, ये पूरा आपका तट है, इधर समुद्र है। अब इधर पूरा का पूरा आपका काम हुआ भाई, पूरा शहर बसा हुआ है। तो अगर समुद्र के नीचे यहाँ पर कोरल्स प्रेजेंट होगी तो जो समुद्र की भारी भरकम लहरें हैं, जो हैवी वेव्स हैं, एनर्जी वाली स्टॉर्म्स हैं, फ्लड्स हैं, उनको काफ़ी हद तक ये कोरल रीफ्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं अपने अंदर, जिससे इधर शहर में नुकसान कम होगा। और अगर कोरल रीफ्स नहीं होंगी तो वो जो वेव्स की एनर्जी है वो पूरे शहर को तबाह कर देगी, प्रॉपर्टीज़ डैमेज कर देगी, लोगों की जान जाएगी, सॉइल इरोजन होगा। तो कोरल रीफ्स का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। मैरीन लाइफ के लिए तो ज़रूरी है ही, ह्यूमन लाइफ के लिए भी ज़रूरी है। ये तो आपने इंपॉर्टेंस समझा। लेकिन दोस्तों अभी हमने लक्षद्वीप के बारे में पढ़ा और देखा वहाँ पे कोरल ब्लीचिंग हो रही है, जगह जगह पर कोरल ब्लीचिंग नज़र आ रही है। तो ये कोरल ब्लीचिंग होती क्या है, ज़रा पहले ये डिस्कस करते हैं। दोस्तों कोरल ब्लीचिंग एक खतरनाक प्रोसेस है जिससे कोरल्स ख़त्म हो जाएंगी। होता यहाँ पर यह है, ब्लीचिंग जब आप करवाते हो, कोई भी करवाएगा ब्लीचिंग, सफ़ेद पड़ जाएगा। अब उससे होता यहाँ पर यह है, कोरल ब्लीचिंग में भी आप यही चीज़ समझ सकते हो कि जब कोरल्स के ऊपर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, और मैंने आपको बताया कोरल्स एक एल्गाई के बेसिस पर जिंदा है जिसका नाम है जूज़ैंथेलाई। उस एल्गाई से ही न्यूट्रिशंस को कंज्यूम करके वो जिंदा है ना। तो दोस्तों जब जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो सीधा वो जूज़ैंथेलाई ख़त्म हो जाएगी। और जूज़ैंथेलाई अगर ख़त्म हो जाएगी तो इसका मतलब कोरल को कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। कोरल का जो रंग बिरंगी सा जो खिला हुआ रंग था वो सब वाइट पड़ जाएगा। इसी को यहाँ पर नाम दिया गया है कोरल ब्लीचिंग, कोरल डेथ। क्योंकि जो कोरल ब्लीचिंग होती है दोस्तों, इसके बाद जब उसके कलर वगैरह उड़ जाता है, मतलब सब बॉडी से न्यूट्रिशन ख़त्म हो चुका है उसका, अब वो यहाँ पर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो आजकल ये कोरल ब्लीचिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है लक्षद्वीप में भी। सवाल यह है कि इस कोरल ब्लीचिंग के पीछे के रीजंस क्या हो सकते हैं, मेन कारण क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला कारण है राइज इन द सी टेम्परेचर। समुद्र का जो टेम्परेचर है, तापमान है, उसका बढ़ना, ये भी एक मेन कारण हो सकता है जिसकी वजह से ये कोरल्स बर्बाद हो सकती हैं। या ओशियन एसिडिफिकेशन, जो कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों, अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स बढ़ेंगे, ये इंक्रीज होंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा समुद्र ज़्यादा कार्बन को एब्जॉर्ब करेगा। ज़्यादा कार्बन को एब्जॉर्ब करने से जो ओशन वाटर में एसिडिटी बढ़ेगी, इसके बेसिस पर हमारे कोरल्स की जो क्षमताएं हैं दोस्तों वो और ज़्यादा कम हो जाएगी, है ना। वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे। देन सोलर रेडिएशन या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जिस तरीके से ट्रॉपिकल वेदर पैटर्न्स में बदलाव हो रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, रेडिएशंस आपको देखने को मिलेंगे, और वो रेडिएशंस कहीं ना कहीं कोरल ब्लीचिंग को प्रमोट करती हैं, जिससे अगेन कोरल ब्लीचिंग होती हुई नजर आएगी। और कोरल ब्लीचिंग से क्या होगा, कोरल सीधा समाप्त हो जाएंगे। फिर एक और रीज़न है, वो है इन्फेक्शियस डिजीज़। यानी दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है जो बैक्टीरिया है, स्पेशली यहाँ पर विब्रियो शिलोई नाम का जो बैक्टीरिया है, इसकी वजह से भी यहाँ पर कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जिससे जूज़ैंथेलाई का फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाएगा, जूज़ैंथेलाई एल्गाई ख़त्म हो जाएगी। और एल्गाई ख़त्म हो गई मतलब अब वो कोरल भी ख़त्म हो जाएगा, वो भी ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएगा। फिर बात आती है केमिकल पोल्यूशन की। तो होता यहाँ पर यह है, जो न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन है दोस्तों, ठीक है, न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन यहाँ पर जो इंक्रीज हो रहा है वो हमारे कोरल्स को अफेक्ट भी करता है। क्या होगा, केमिकल पोल्यूशन जो यहाँ पर बढ़ रहा है, प्रदूषण जो बढ़ रहा है, उसके वजह से भी यहाँ पर कोरल्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और इंसानों की वजह से खतरा तो सब जगह पर हो ही रहा है, तो समुद्र की क्या बात है। कई बार मछली ज़्यादा पकड़ रहे हैं, ओवर फिशिंग कर रहे हैं, तो जाल जो फैलाते हैं उसमें यहाँ पर कोरल्स पकड़े जाते हैं। पोल्यूशन हो रहा है, एग्रीकल्चर से हो रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्शन से हो रहा है, कोरल की माइनिंग की जा रही है, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिसकी वजह से सीधा सीधा जो असर है वो कोरल्स के ऊपर पड़ रहा है, वो यहाँ पर बताया गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, अब राइटर बोलते हैं कि भैया कोरल के ऊपर अगर असर पड़ेगा तो इससे क्या होगा, इसका क्या इम्पैक्ट नज़र आएगा। तो सबसे पहला जो असर दिखेगा वो है फूड चेन के ऊपर में अफेक्ट पड़ता हुआ। भाई कोरल के अंदर अगर बदलाव होंगे, है ना, तो कई सारी जो प्रजातियां हैं मछलियों की या दूसरे जानवरों की जो इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, ऑब्वियस ही बात है उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा खतरा देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक डिक्लाइन देखने को मिलेगी, क्योंकि जगह जगह पर जहाँ पे कोरल्स होते हैं ना, वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, वो पूरा सूट वगैरह पहन के समुद्र के अंदर देखने के लिए जाते हैं, तो इससे टूरिज्म बढ़ता है। अब क्या होगा, जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो टूरिज्म ख़त्म हो जाएगा, इकॉनमी जो पहले जनरेट हो रही थी वो अब हो नहीं पाएगी।
उसके अलावा कोस्टल प्रोटेक्शन, जो पहले समुद्र जो तट की रक्षा कर रहा था, ये कोरल समुद्र के नीचे प्रेजेंट है लेकिन हमारे तट को तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहा था ना, जो भी यहाँ पर वेव्स थी ओशन की उनसे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है, जो ये कोरल रीफ हैं अब जब होंगे नहीं तो ऑब्वियस सी बात है, तो वो हमारे जो लैंड एरिया उसको प्रोटेक्शन भी नहीं देंगे, जिससे काफ़ी भारी भरकम जब डैमेज आएगा, आंधी तूफान आएगा तो उससे डैमेज भी बहुत सारे होंगे। अब एट द लास्ट बात आता है व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। इसका एट लास्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है, उपाय क्या हो सकता है? तो पहला उपाय है हॉल्टिंग अनप्लान डेवलपमेंट। जिस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, जिसकी कोई प्लानिंग नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर असर पड़ रहा है सीधा कोरल रीफ्स के ऊपर में, उसको हमें सही करना होगा। और मछली पकड़ने का जो तरीका है उसमें काफ़ी सारे सुधार करने होंगे, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप जिस तरीके से ये काम कर रहे हो, फिशिंग करने का गलत तरीका है, बॉटम ट्रॉलिंग की जा रही है, उससे कोरल्स के ऊपर असर पड़ रहा है। और प्लस जो इंडस्ट्रीज़ में केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ हो रहा है उसको कम से कम करना होगा, क्योंकि वो घूम फिर के जब पानी में पहुंच रहा है वो यहाँ पर हमारे कोरल्स को बर्बाद कर रहा है। फिर चौथा यहाँ पे स्टेप उठाना होगा, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लगातार टेम्परेचर गर्म हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का हमने प्रोसेस देख रहे हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने होंगे, मेजर्स अपनाने होंगे, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को थोड़ा सा थमाया जा सके। क्योंकि क्लाइमेट चेंज का भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है सीधा हमारे कोरल रीफ्स के ऊपर में। समझ गए? तो ये था पूरा का पूरा एडिटोरियल। आई होप दोस्तों आपको क्लैरिटी मिली है, बढ़िया तरीके से पूरा मामला समझ में आ चुका है। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। अब आते हैं अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये था कि हाल ही में जो साइंटिस्ट उन्होंने ऑब्जर्व किया है जायंट ब्लैक होल के मर्जर को, तो उस चीज़ का इंपॉर्टेंस क्या नजर आएगा, उस ऑब्जर्वेशन का फ़ायदा क्या है? तो दोस्तों जब जब ब्लैक होल्स आपस में मर्ज होंगे, इससे क्या चीज़ हमें पता चलेगी, ग्रेविटेशनल वेव्स यहाँ पे डिटेक्ट होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, ग्रेविटेशनल वेव्स यहाँ पर पता चलेंगी जब दो ब्लैक होल्स आपस में मर्ज हो रहे होंगे। तो ना दोस्तों इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।